हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट अक्टूबर 2024 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज के क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की 5 क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास में हम कक्षा 6 भूगोल पार्ट 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो के अंत में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर दोस्तों हम बात करें कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल कौन कौन से हैं, तो उनमें से पर्वत हो जाएगा, पहाड़ियाँ हो जाएगी और पठार हो जाएंगे, मैदान हो जाएंगे, घाटियाँ हो जाएंगी और झीलें हो जाएंगी, नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनमें से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि हिमानी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये पर्वत है और पर्वतों पर दोस्तों क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ से जो दोस्तों बर्फ़ को पिघलकर जो नदियाँ निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हिमानी किसे कहते हैं, तो बर्फ़ को पिघलकर निकलने वाली जो नदियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। ठीक, और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि वितरिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये बर्फ़ को पिघलकर निकलने वाली नदियां हैं, ये समुद्र में मिलने से पहले क्या होती है, बहुत भागों में इस प्रकार से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। उन्हें ही क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। और जहाँ पर दोस्तों ये नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उस नदी का मुहाना भी कहते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से डेल्टा का पूछा जा सकता है कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो जो दोस्तों ये वितरिकाएँ हैं, ये वितरिकाएँ किसका निर्माण कर रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न साथियों प्रायद्वीप से पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्थल मंडल, ठीक है, जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल का एक भाग दोस्तों ये है, इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये तीनों ओर से किससे, समुद्र से घिरा हुआ है, तो उस भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। स्थल मंडल का वो भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप कहते हैं। अब अगला प्रश्न साथियों यहाँ से पूछा जा सकता है कि द्वीप किसे कहते हैं। तो स्थल मंडल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, द्वीप कहते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न साथियों यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्थल संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्थल मंडल का ये भूभाग मैदान से जुड़ा हुआ है, और कैसे जुड़ा है, एक संकरे भाग से जुड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों जब स्थल से स्थल जुड़े हो तो उसे क्या कहेंगे, स्थल संधि कहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों स्थल मंडल का ये भाग और ये जो द्वीप है ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं दोस्तों, जल के द्वारा जुड़े हैं, इसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। तो दोस्तों ये हमने अभी चित्र में भी समझा कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सभी जगह क्या नहीं है, एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। तो बिल्कुल दोस्तों, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है। ठीक है, ये हमने अभी चित्र में भी समझा। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के कुछ भाग क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, समतल होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति, यहाँ पर दोस्तों क्या होना था, गति हो रही है। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर लगातार क्या हो रही है, गति हो रही है। और हमारी पृथ्वी दोस्तों लगातार दो प्रकार की गतियां कर रही है। पहले गति को दोस्तों हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रक्रिया। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्राथमिक गति है उसके कारण क्या हो रही है, आंतरिक प्रक्रिया। और आंतरिक प्रक्रिया के बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, और अगली है दोस्तों, अगली जो गति है वो है दूसरी या ब्राही प्रक्रिया। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है,
और आगे है पृथ्वी की सतहों के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की सतहों के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से क्या होता है, निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं निक्षेपण और अपरदन से। अपरदन के कारण क्या होता है दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह है वो टूटकर घिस जाती है और निक्षेपण के द्वारा उनका फिर से क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम पर्वत को समझने वाले हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। तो दोस्तों जो पर्वत है, पर्वत का जो शिखर होता है वो कैसे होता है, छोटा होता है, और आधार कैसे होता है दोस्तों, चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है। तो दोस्तों कुछ पर्वतों पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, और उस बर्फ़ को पिघलकर दोस्तों क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है। उन नदियों को क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। तो साथियों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हिमानी किसे कहा जाता है। तो पर्वतों पर जमी जो बर्फ़ है और उस बर्फ़ को पिघलकर जो दोस्तों नदियाँ निकलती है, उन नदियों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे पर्वत क्या होते हैं, एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमारा हिमालय पर्वत है वो एक रेखा में क्या है दोस्तों, व्यवस्थित है, तो उन्हें भी क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है पर्वतों के 3? वलित पर्वत, ब्रंशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो दोस्तों इन तीनों पर्वतों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यूटेट की बात कर लें, आप सीटेट की बात कर लें, या आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, तो इन तीनों पर्वतों से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों सबसे पहले ब्रंशोद पर्वत की। ब्रंशोद पर्वत किसे कहते हैं और इससे परीक्षाओं में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि वलित पर्वत किसे कहा जाता है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होता है, ऐसे पर्वतों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं कि जो ये सतह है, सतह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, और शिखर कैसा है दोस्तों, शंकुआकार है। ऐसे पर्वतों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। अगर साथियों हम वलित पर्वत के उदाहरणों की बात करें तो हिमालय और अल्पास दोस्तों ये कैसे हैं, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, आगे है भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों जो भारत है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, उत्तर अमेरिका अल्पेशियन, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। तो दोस्तों उत्तर अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत है और रूस में यूराल पर्वत है। ये भी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, लेकिन ये दोस्तों कैसे दिखाई देते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं। तो साथियों यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होते हैं वो कौन से पर्वत होते हैं, तो वलित पर्वत होते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न वलित पर्वतों के उदाहरणों से पूछा जा सकता है। तो हिमालय, अल्पास और अल्पेशियन और यूराल ये और अरावली ये दोस्तों किस प्रकार के पर्वत है, तो वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम ब्रंशोद पर्वत के बारे में समझने वाले हैं कि ब्रंशोद पर्वत किसे कहते हैं और यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रंशोद पर्वत का निर्माण होता है। दोस्तों इसे हम चित्र में भी समझ लेंगे। ठीक है, यूरोप की इराइन घाटी तथा वांजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। तो दोस्तों इराइन घाटी और वांजेस पर्वत कैसे उदाहरण हैं, तो दोस्तों ये ब्रंशोद पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका कहा जाता है। तो दोस्तों जो ब्रंशोद पर्वत है, ब्रंशोद पर्वत के ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं, उत्खंड कहते हैं, और नीचे धसे हुए भाग को दोस्तों क्या कहते हैं, द्रोणिका कहते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्रंशोद पर्वत के ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं,
और नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऊपर उठे भाग को उत्खंड और नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं? द्रोणिका कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम ज्वालामुखी पर्वत को समझने वाले हैं कि ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं और यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। तो दोस्तों जो ज्वालामुखी पर्वत है ये हम देख सकते हैं मैप में भी, चित्र में भी। तो ज्वालामुखी पर्वतों का जो दोस्तों निर्माण होता है वो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण ही होता है। ठीक है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, तो दोस्तों अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और फ्यूजियामा भी दोस्तों किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें कि इन ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मैग्मा। और ये मैग्मा जब दोस्तों पृथ्वी तल के बाहर आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और जब ये लावा दोस्तों क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसके बाद जो दोस्तों इससे पर्वत का निर्माण होगा उसे ही क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम पठारों के बारे में समझने वाले हैं कि पठार किसे कहते हैं और यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पठार उठी एवं सपाट भूमि है। तो दोस्तों जो पठार है ये पठार क्या मैदानों से, तो दोस्तों ये उठे हुए भाग होते हैं और एकदम कैसे होते हैं दोस्तों? सपाट होते हैं तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो दोस्तों पठार का जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान क्या होता है? सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। तो दोस्तों जो पठार है पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे है दोस्तों पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कहीं 1000 मीटर हो सकती है। तो दोस्तों पठारों की ऊंचाई 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, आगे है दोस्तों पर्वतों की तरह पठार भी नए एवं पुराने हो सकते हैं। तो दोस्तों पर्वतों की तरह पठार भी क्या हो सकते हैं? नए और पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। तो दोस्तों जो भारत में दक्कन का पठार है ये पुराने पठारों में से एक पठार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना था? पठार होना था। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। तो दोस्तों ये तिब्बत के पठार का क्या है? चित्र है। और तिब्बत का पठार दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। ठीक है, और अगला दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 4000 से 6000 मीटर है। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों तिब्बत का पठार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। होते हैं पठार कैसे होते हैं? बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। इनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर दोस्तों पठार होना था। ठीक है, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो ये छोटा नागपुर का पठार है ये भारत में कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों झारखंड में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। तो दोस्तों जो पठारी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। तो दोस्तों जलप्रपात कैसे किसे कहते हैं? जब दोस्तों नदियाँ क्या करती है? ऊंचाई से गिरती है तो उसे ही क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो दोस्तों पठारी भागों में क्या होते हैं? बहुत सारे जलप्रपात होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर
स्थित हुंड्रू जलप्रपात है? तो दोस्तों भारत में छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में है? झारखंड में है। और छोटे नागपुर के पठार से दोस्तों स्वर्णरेखा नदी होकर प्रवाहित हो रही है या गुजर रही है। और स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात है। तो दोस्तों यहाँ से 3 या 4 प्रश्न एक ही टॉपिक से या एक ही लाइन से पूछे जा सकते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है। ठीक है, तो झारखंड में है। कौन सी नदी पर है? तो स्वर्णरेखा है। और छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है कर्नाटक में जोंग जलप्रपात शरावती इस प्रकार के जलप्रपात है। तो दोस्तों जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है? दोस्तों जोंग जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। तो दोस्तों यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों से ही प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है कि इस बार यूटेट में भी प्रश्न पूछा जाए कि स्वर्णरेखा नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है या हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम मैदानों के बारे में समझने वाले हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं। दोस्तों मैदान क्या है? जो समतल भूमि है उसके बहुत बड़े भाग हैं। वे सामान्यतः यहाँ पर दोस्तों क्या होना था, ये वे सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से ऊंचे नहीं होते हैं। तो दोस्तों जो मैदान होते हैं, मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर तक ही होती है। ठीक है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। तो दोस्तों जो मैदान होते हैं, मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। तो दोस्तों जो मैदान होते हैं, मैदान कैसे होते हैं? समतल होते हैं। और यहाँ पर जो परिवहन के साधन हैं उनका निर्माण करना भी आसान होता है। इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो दोस्तों जो मैदान है, मैदानों पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परिवहन के जो साधन हैं बड़े सुलभ तरीके से हमें प्राप्त हो जाते हैं एक जगह से दूसरे जाने तक। और यहाँ पर जो दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हॉस्पिटल है, वो भी बड़े उत्तम किस्म के हॉस्पिटल पाए जाते हैं। क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। और दोस्तों मैदानी क्षेत्र में जो रोजगार है, रोजगार भी बड़े आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो नदियों के द्वारा बड़े मैदान बनाए जाते हैं वो एशिया में और अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों भारत में अगर हम बात करते हैं कि जो बड़े मैदान हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए जाते हैं और यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। और चीन में दोस्तों यांगसे नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान हैं, यहाँ पर दोस्तों विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। अगली जो दोस्तों हमारी क्लास रहने वाली है वो यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 पर रहने वाली है। उसमें जो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के 60 नंबर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें।